इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दोनों जहानों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के महीने का हुआ आगाज। आज माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। 19 अक्टूबर को मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा जश्न मिलाद। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। तेलंगाना में औकाफी अराजियात की CBCID से कराई जाएगी तहकीकात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में किया ऐलान। तेलंगाना में पीने के पानी का मसला 95% कर लिया गया हल। असेंबली में वजीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR का बयान। सैयद अहमद पाशा खादरी ने असेंबली में फूड सिक्योरिटी कार्ड्स के कैंसिलेशन का मसला उठाया। कार्ड्स की मनसूखी की वजह से गरीबों को होने वाली परेशानी से ऐवान को कराया वाकिफ। कौसर मोहिउद्दीन ने असेंबली में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम पर की बात। स्कीम के तहत दी जाने वाली रकम को 1.5 लाख रुपए करने का किया मुतालबा। निर्मल में 3 साला बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती का मामला आया सामने। बरहम मुकामी अवाम ने मुलजिम को हवाले करने का मुतालबा करते हुए पुलिस स्टेशन के रूबरू किया एहतजाज। निर्मल में पुलिस की भारी जमीयत तैनात। और अब खबरों की तफसील। दो जहानों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना शुरू हो चुका है। आज माह रबीउल अव्वल का चांद नज़र आ गया है। हैदराबाद में रुयत हिलाल कमेटी ने इस बात की तस्दीक की है। कल 8 अक्टूबर को पहली रबीउल अव्वल होगी और 19 अक्टूबर बरोज़ मंगल मजहबी अक़ीदत व एहतराम से जश्न मिलाद मनाया जाएगा। वाज़ेह हो कि दुनिया भर में मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन के तौर पर जश्न मिलादुन नबी मनाते हैं। रबीउल अव्वल का चांद नज़र आते ही अहले इस्लाम में खुशी की लहर देखी जा रही है। फ़र्जंदान इस्लाम की जानिब से एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गली गली कूचा कूचा जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से घरों, बाज़ारों और मार्केटों की सजावट का सिलसिला भी जल्द शुरू हो जाएगा, जबकि महफिल नात और नबी की शान में इज्तिमात मुनक़्क़िद करने के साथ साथ मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से लंगर का भी एहतमाम किया जाता है। वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर असेंबली में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी और तहक़ीक़ात के मुतालबे पर आज तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में कहा कि रियासत की वक्फ जायदादों के मुतालिक तहक़ीक़ात पर कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीबों को इंसाफ दिलाने के मामले में यकीनन हुकूमत पुरअज़्म है। इस दौरान CM KCR ने वक्फ जायदादों के मुतालिक CBCID से इंक्वायरी के अहकामात जारी करने का ऐलान कर दिया। ताहम CM ने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड की बुनियाद पर एंडोवमेंट और वक्फ बोर्ड के रजिस्ट्रेशंस को फ्रीज कर दिया गया है। हुकूमत किसी भी हालत में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने देगी। KCR ने मज़ीद कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बाज़ मामलात में वक्फ बोर्ड अदालतों में मुनासिब तरीक़े से नुमाइंदगी नहीं कर पाया, जिस वजह से वक्फ इमलाक खानगी अफराद के हाथों में चली गई। KCR ने कहा कि आज ही वो वक्फ बोर्ड में होने वाली धांधलियों की CBCID से इंक्वायरी के अहकाम जारी कर देंगे। अध्यक्ष వాటన్నిటిని కూడా ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ పరిశీలిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే మొన్న కూడా హైదరాబాద్ సమస్యలు, నగర సమస్యలు మాట్లాడినారు. చేసేవాళ్ళు ఉన్నప్పుడే అడిగేవాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఆ పేదవాళ్లకు కొంత న్యాయం చేయమని వారు కోరినారు. తప్పకుండా వాటిని ప్రభుత్వం సానుభూతితో పరిశీలిస్తుంది అధ్యక్ష. సెకండ్ పాయింట్ అధ్యక్ష, ఇది ఒక రెటరిక్ కింద మారింది. వక్ఫ్ బోర్డు భూముల మీద విచారణ జరిపించాలి, మాకేం అభ్యంతరం లేదండి. ఇప్పటివరకు మేము చేసిన చర్య ఏంటంటే దేవాదాయ శాఖకు సంబంధించిన భూములు కానీ వక్ఫ్ బోర్డు భూములు కానీ గత ప్రభుత్వాల హయాంలో చాలా దారుణానికి గురైన అధ్యక్ష, అది మనందరికీ తెలుసు. ఇదే సభలో చాలా చర్చ జరిగింది. ధరణి వచ్చినప్పుడు ఎంతైతే ల్యాండ్ ఉందో దాన్ని అంతా కూడా ఫ్రీజ్ చేయమని చెప్పినాం. ఇప్పుడు అది ఫ్రోజన్ ఉంది.
ప్రభుత్వంలో ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నటువంటి రికార్డుల ఆధారంగా వక్ఫ్ బోర్డు దగ్గర ఉన్నటువంటి రికార్డుల ఆధారంగా ఇటు దేవాదాయ భూములు కావచ్చు అటు వక్ఫ్ భూములు కావచ్చు ఫ్రీజ్ అయి ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ పరంగా వాటిని ఎట్టి పరిస్థితులలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం కానీ ఇంకో అనుమతులు ఇవ్వడం కానీ జరగదు అనే వారికి తెలియజేస్తా ఉన్నా. కానీ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఇంతకుముందే నాకు ఛాంబర్లో కూడా వచ్చారు. వారు కూడా చెప్తున్నది ఏంటంటే కొన్ని సందర్భాలలో కోర్టులలో మన వాళ్ళు సరిగా వాదించడం లేదు, అవి కొన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయని చెప్పినారు అధ్యక్ష. ఏది ఏమైనప్పటికీ वक्फ बोर्ड विषय जरिगिन दुर्मार्गाल मीद एक CBCID का इंक्वायरी आप मांग रहे थे, हम जरूर आज ही आदेश दे देंगे कि वक्फ बोर्ड के ज़मीनात को महफूज रखने के लिए जो उसके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है उसको खोज के निकालने के लिए CBCID का इंक्वायरी आज ही डाल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने असेंबली में CM KCR की जानिब से वक्फ इमलाक की CBCID से तहकीकात के ऐलान का खैर मकदम किया। फलाह बहबूद के लिए गरीब आवाम के लिए जो भी प्रपोजल है वक्फ बोर्ड से बराबर इम्प्लीमेंट होगा और अल्लाह के करम से जो है इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है CM साहब से भी कि आपसे भी मेरी अपील है कि आप पूरा इंक्वायरी कराइए। इस पे कौन कौन है, इनको कोई कंप्रोमाइज नहीं, इनको पूरा पनिशमेंट होना चाहिए। जमाने से एंजॉय कर रहे लोग, कई बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, लैंड ग्राबर्स, कई लैंड माफिया है इसके अंदर। ये कौन से ऑफिसर्स मिले हुए, क्या है, किधर है, इसकी पूरी थ्रो इंक्वायरी होना। और आज जो CM साहब अनाउंस करे, मैं CM साहब का भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अकबर साहब जो इशू उठाए उसके ऊपर CM साहब भी एग्री करे। और मैं 3 साल पहले काउंसिल में भी यही इशू उठाकर मैं ये करा था कि CBCID इंक्वायरी होना, इसके लिए कौन कौन इन्वॉल्व है सब सामने आ जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का पर बरहमी जाहिर की। कानून साज असेंबली में देही और शहरी तरक्की पर हुए मुख्तसर से मुबाहसे के मौके पर खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि देही रोजगार जमानत स्कीम के फंड्स का रियासती हुकूमत गलत इस्तेमाल कर रही है। भट्टी के इस इल्ज़ाम पर वज़ीर आला ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि भट्टी विक्रमार्का अवाम को गुमराह कर रहे हैं, ये उनकी मामलात में कमी को जाहिर करता है। చేపిస్తా ఉన్నారు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు మాత్రం ఇవ్వట్లేదు. ఈ చేసే వాటన్నిటి కూడా ఇప్పటివరకు ఏదైనా ఇస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వస్తున్నటువంటి EGS ఫండ్స్ ద్వారా మాత్రమే ఆ డబ్బుల్నే వాడుతూ ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే నిధులు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా లేవు. లేకపోగా ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే నిధులు కూడా మమ్మల్ని ఖర్చు పెట్టి చేయమనంటే మేము చేసిన తర్వాత బిల్లులు రాక చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాము. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలామంది బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కానీ దళిత గిరిజనులకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కానీ ఆర్థికంగా వెనుకబడినటువంటి వాళ్ళు కానీ సర్పంచులుగా ఉంటే సార్ శిక్ష మిత్రులు భట్టి విక్రమార్క గారు చాలా సీనియర్ సభ్యులు, వారంటే నాకు గౌరవం కూడా ఉంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు మిస్లీడ్ ద హౌస్. అది వారి యొక్క అవగాహన లోపం అని అయి ఉండాలి, మిస్అండర్స్టాండింగ్ అని అయి ఉండాలి. పంచాయతీరాజ్ అని మనం పిలుస్తాం అధ్యక్ష, కేంద్రంలో రూరల్ డెవలప్మెంట్ అని పిలుస్తారు. కేంద్రం నుంచి వచ్చే నిధులు అనేటివి ఉండవు అధ్యక్ష, దట్ ఈస్ ద బేసిక్ పాయింట్. మొన్న చాలా స్పష్టంగా చెప్పినా అయినా కూడా ఆయనకు అర్థం కాకపోతే ఆయన దురదృష్టము. ఈ దేశాన్ని నడిపే క్రమంలో రాజ్యాంగం సూచించేటువంటి పద్ధతులలో కొన్ని సిస్టమ్స్ ఏర్పాటు చేయబడి ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అందులో కేంద్ర బడ్జెట్ ఉంటుంది, రాష్ట్ర బడ్జెట్ ఉంటుంది. ఒకటి ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఉంది అధ్యక్ష. ఈ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి దాన్ని నియమిస్తారు అధ్యక్ష. ఆ ఫైనాన్స్ కమిషన్ మొత్తం అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో సంప్రదింపులు జరిపి, ఇది పాయింట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అందరికి పనికొచ్చింది, విమర్శ కోసం చెప్తలే, అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను సంప్రదించి బేరీజు అంచనాలు వేసుకొని స్థానిక సపరిపాలనా సంస్థలు కూడా చక్కగా పనిచేయాలి కాబట్టి వాళ్లకు ప్రతి రాష్ట్రానికి ప్రతి సంవత్సరానికి ఇంత ఇవ్వాలి అని 5 ఇయర్స్కి ఒకటేసారి రికమెండేషన్ ఇస్తారు అధ్యక్ష. అది ఫైనాన్స్ కమిషన్ కేటాయింపులు అన్నమాట, కేంద్ర ప్రభుత్వ కేటాయింపులు కావు.
ఈ ట్యాక్స్ కలెక్షన్లో కూడా భిన్నమైన ట్యాక్స్లు భిన్నమైన ప్రభుత్వాలు వసూలు చేస్తాయి అధ్యక్ష. तेलंगाना के वजीर बलदी नज़्म नक्श के तारका रामा राव ने कानून साज असेंबली में सवाल और जवाब के सेशन के दौरान अर्बन मिशन भागीरथा स्कीम पर एमएलए सुधीर रेड्डी के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम शहरी मिशन भागीरथा के तहत एलबी नगर हल्के की तमाम कॉलोनियों को पीने का पानी फराहम कर रहे हैं। 313 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से 47.5 MLD की गुंजाइश वाले 12 आबी ज़खायर और 384 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर एलबी नगर हल्के में पीने के पानी की फरहमी को बेहतर बनाया गया है। तमाम कॉलोनियों को 5 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से पीने के पानी की फरहमी के काम मुकम्मल किए गए हैं। హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డు ద్వారా అర్బన్ మిషన్ భగీరథ పథకం కింద ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలోని కాలనీలన్నింటికీ త్రాగునీటి సరఫరాను సమకూర్చడం అవుతున్నది. ఇదివరకే 313 కోట్ల 26 లక్షల వ్యయంతో 47.5 MLD సామర్థ్యం కలిగిన 12 రిజర్వాయర్లను నిర్మించి 384 కిలోమీటర్ల పొడవైన పైప్ లైన్ వేయడం ద్వారా ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలోని నీటి సరఫరా మెరుగుదల ప్రాజెక్టును అమలు చేయడం జరిగింది. అంతేగాక 13.11 కిలోమీటర్ల పొడవు గల నీటి సరఫరా పైప్ లైన్ నెట్వర్క్ను 5 కోట్ల 25 లక్షల వ్యయంతో తాగునీరు అందని కాలనీలకు సమకూర్చాలనే ప్రతిపాదనను చేపట్టి పూర్తి చేయడం జరిగింది. బి ప్రశ్నకు సమాధానం అవునండి. మెసర్స్ షా టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్స్ ముంబై ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంతో పాటుగా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వరకు మొత్తం హైదరాబాద్ పట్టణ పరిధి హైదరాబాద్ అర్బన్ అగ్లోమరేషన్ ప్రాంతానికి ఒక మురుగు పారుదల బృహత్తర ప్రణాళికను సివరేజ్ మాస్టర్ ప్లాన్ని రూపొందించింది. మురుగు పారుదల బృహత్ ప్రణాళిక అంశాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి. మురుగు పారుదల శుద్ధీకరణ ప్లాంట్ల నిర్మాణం అంటే ఎస్టీపీలు, శాశ్వత మురుగు పారుదల మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయడానికి సివరేజ్ నెట్వర్క్ ట్రంక్ మెయిన్స్ వీటన్నిటిని కూడా ప్రతిపాదించింది. నాగోల్ వద్ద 320 MLD సామర్థ్యంతో ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలోని ఎస్టీపీని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. సి ప్రశ్నకు సమాధానం డిపిఆర్లను ఈ మన సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ సంబంధించిన డిపిఆర్లను కన్సల్టెన్సీ రూపొందిస్తున్నది. याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने तेलंगाना असेंबली में राशन कार्ड्स और रियासत के गरीब खानदानों के लिए जारी करदा फूड सिक्योरिटी कार्ड्स के कैंसिलेशन के मुतालिक सवाल उठाए। उन्होंने कार्ड की मनसूखी की वजह से गरीबों के घरानों में होने वाली परेशानियों और मसाइल से ऐवान को वाकिफ करवाया। जनाब स्पीकर साहब, राशन कार्ड का मसला एक अहम मसला है। खुसूसन जब ये दरख्वास्तें वसूल की गई तो पिछले 3-4 साल से जो दरख्वास्तें रुकी हुई थी पहले उनको क्लियर करने का ऐलान किया गया, उसके बाद जो नए दरख्वास्त गुजारते हैं उनको करे। लेकिन अभी बहुत सारे लोग इससे महरूम हैं। 30 सितंबर को आखिरी तारीख थी इसकी और इसमें मज़ीद तोसी की ज़रूरत है क्योंकि मुस्तहक़ लोगों को महरूम रखा गया है। दूसरी अहम बात यह है कि फूड सिक्योरिटी कार्ड के लिए जो बुनियाद बताई गई है उसकी इंक्वायरी में बेज़ाब्तगियाँ बहुत हो गई। मतलब ये 1-2 महीने आदमी बीमार है, कार्ड होल्डर 2 महीने तक अनाज नहीं लिया तो उनका कार्ड कैंसिल कर दिया गया। और लॉकडाउन में लोग गांव को जाके आए, 4-4 महीने लॉकडाउन के गांव में रहे, उन्होंने हैदराबाद आते उनका कार्ड कैंसिल कर दिया गया। ऐसे कई गरीब लोगों को कार्ड से महरूम रखा गया है। और फिर कार्ड पे अब दे रहे क्या, पहले तो तमाम अजनास दिए जाते थे, तेल शक्कर ये वो, अब सिर्फ चावल है, वो का चीज़ कुछ साथ में है। मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि फूड सिक्योरिटी कार्ड में क्या क्या आवाम को दिया जा रहा है। और ये कार्ड की अहमियत ये है कि इसके ज़रिए हुकूमत के जो स्कीमात है उनको से गरीबों को फ़ायदा बहुत होता है, उससे इस्तेफादा करने के लिए भी कार्ड बनाते हैं। कई चीज़ों में इलाज में होता है, तामीरी काम में इजादनामे के लिए इसको बताया जाता है, कई चीज़ों में इस कार्ड की अहमियत है। लेकिन बगैर किसी इंक्वायरी के लोगों के फॉल्स कंप्लेनों पे लोगों के कार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं। जो महरूम हो गए लोग उनको देना चाहिए उनके लिए, और फिर दोबारा तारीख का ऐलान करके जितने महरूम लोग हैं उनको कार्ड की सरबराही हुकूमत करे तो बेहतर रहेगा, लोग इससे इस्तेफादा करेंगे। और रूरल में कितने दिए, अर्बन में कितने दिए और ये क्या इलाज दे रहे हैं उसकी तफसील होना चाहिए। शुक्रिया। मजलिस के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने तेलंगाना असेंबली में राशन कार्ड्स के मसले पर बात की। उन्होंने वजीर सिविल सप्लाईज से पूछा कि तेलंगाना में कितने किस्म के राशन कार्ड्स हैं। उन्होंने कहा कि 3 माह पहले जो फूड सिक्योरिटी कार्ड्स दिए गए थे, इस सिलसिले में शहर हैदराबाद में हज़ारों दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। मुख्तलिफ वजूहात बताकर ठेला बंडी पर कारोबार करने वालों या
छोटा मोटा कारोबार करने वालों की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि साल 2014 से पहले जो राशन कार्ड्स हुआ करता था उस कार्ड में बीपीएल के लिए आरोग्यश्री की सहूलत थी, ताहम फूड सिक्योरिटी कार्ड में इस तरह की सहूलत नहीं है। तेलंगाना के अंदर कितने टाइप के राशन कार्ड्स हैं और साथ ही साथ रियासत तेलंगाना 2014 से लेकर आज की तारीख तक कितने एप्लीकेशंस आए और कितने एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया। और मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जो रिजेक्ट किए गए उसकी वजह क्या है। मैं आपके ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि हालिया में तीन महीने पहले जो फूड सिक्योरिटी कार्ड को दिया गया था उसके अंदर हैदराबाद के अंदर हज़ारों एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। हमने मालूम किया तो बताया कि 368 डिग्री के तहत उसको रिजेक्ट किया गया। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कई ऐसे लोग हैं जो सुबह उठकर शाम तक ठेला बंडी मजदूरी करने वालों के पास कोई गाड़ी या कार या टू व्हीलर बताकर उन तमाम एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। और मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाहता हूँ, जो हालिया में 2014 से पहले जो राशन कार्ड हुआ करता था उसके अंदर बीपीएल को, जो गरीब आवाम रहती थी वाइट राशन कार्ड को, उसके अंदर आरोग्यश्री का इंतज़ाम किया करता था, वो हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल करते थे। मगर आज 2014 से लेकर जो आज की तारीख में जो फूड सिक्योरिटी कार्ड को दिया गया, वो कोई फूड सिक्योरिटी कार्ड को ले जाकर कोई गरीब आवाम हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराना चाहती है, मगर उस फूड सिक्योरिटी कार्ड को कोई वहाँ पर बताने वाला नहीं और एक्सेप्ट करने वाला भी नहीं। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ कि शहर हैदराबाद के अंदर कितने राशन शॉप्स है और कितने वैकेंट है, आपके ज़रिए ये भी मालूम करना चाहता हूँ। और मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ, 2014 से लेकर आज की तारीख तक कितने कार्ड दिए गए और कितने देने वाले हैं। मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब को कि आने वाले कई हज़ारों एप्लीकेशंस है राशन कार्ड के लिए दाखिल किए, उन तमाम को राशन कार्ड देने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये भी बताना चाहता हूँ कि राशन कार्ड के एप्लीकेशंस को फिर दोबारा स्टार्ट करने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए ख़ास तौर से शहर हैदराबाद के अंदर कई ऐसी गरीब आवाम है कि आप देखते होंगे पिछले लॉकडाउन के अंदर कई आवाम राशन कार्ड की दुकान पर जाती है मगर वहाँ पर राशन हासिल नहीं किया जाता है, और एक दुकान के ऊपर कितने कार्ड्स है। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद हर अहल शख्स को राशन कार्ड जारी किया गया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद से राशन कार्ड्स के लिए 9,53,394 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिसमें से 6,70,999 नए राशन कार्ड्स जारी किए गए। इसके तहत तकरीबन 21,03,194 मुस्तहिक लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। वो असेंबली में अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब दे रहे थे। उनका कहना था कि हर साल नए राशन कार्ड्स की इजराई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने इसकी तफसील भी बताई। సభ్యులు కౌసర్ మొయినుద్దీన్ సాబ్, ఖాద్రి సాబ్ వారు మాట్లాడుతూ రేషన్ కార్డ్స్ మాకు రిజెక్ట్ అయినాయని చెప్పడం జరిగింది. అధ్యక్ష, తమరి ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేయండి అధ్యక్ష, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత అధ్యక్ష ఏ రోజు కూడా అప్లికేషన్ తీసుకోవడం ఆగలేదు అధ్యక్ష. 2014 తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎవరు కూడా పేదలు కానీ నిరుపేదలు కానీ ఆకలితో అలమటించకూడదు, ఆకలి చావులు ఉండకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఎవరైతే అర్హులైతారో వారందరికీ రేషన్ కార్డు, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డు, ఆహార భద్రతా కార్డు అంటారు, అవి ఇవ్వాలని చెప్పి దాని ద్వారా ఇచ్చే బియ్యం వల్ల వాళ్ళు కడుపు నిండాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన అధ్యక్ష. ఒక గొప్ప మనసుడు మానవత దుప్తంతో అధ్యక్ష. అందుకే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఇయర్ అధ్యక్ష 2016లో 94,417 కార్డ్స్ ఇచ్చిన అధ్యక్ష.
దానికి గాను 3,30,450 మంది లబ్ధిదారులకు కార్డ్స్ అందజేయడం అధ్యక్ష. 2017లో 36,039 కార్డ్స్ ఇచ్చడం అధ్యక్ష. దాని ద్వారా 1,26,136 మంది లబ్ధిదారులకు కూడా కార్డ్స్ అందజేయడం అధ్యక్ష. 2018లో అంటే అధ్యక్ష ప్రతి ఇయర్ కూడా చూడండి, 2018లో కూడా 1,65,036 కార్డ్స్ ఇచ్చినాం అధ్యక్ష. 5,77,626 మంది లబ్ధిదారులకు కూడా కార్డ్స్ అందజేయడం అధ్యక్ష. कारवान से मजलिस के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने तेलंगाना असेंबली में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि 2 साल से कई मंडलों में इस स्कीम के तहत फाइल्स को किसी न किसी बहाने मुस्तरद कर दिया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत दी जाने वाली रकम को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने की ज़रूरत है। महंगाई को देखते हुए रियासती हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई मंडलों में ब्रोकर्स हर फाइल पर 4 से 5 हज़ार रुपए लेकर फाइल्स को पास करवा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आज 2014 में रियासत तेलंगाना बनने के बाद शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी का जो स्कीम को लाया गया, बहुत अच्छी स्कीम है। मगर मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाह रहा हूँ, पिछले 2 साल से कई मंडल्स के अंदर, चाहे वो शादी मुबारक के हो या कल्याण लक्ष्मी के हो, जो फाइल्स को सबमिट करने के बाद कई रेवेन्यू ऑफिसर्स उन तमाम गरीब आवाम के फाइल्स को रिजेक्ट किया जा रहा है और वजह ये बता रही है कि आपका घर जाती है, आप यहाँ पर नहीं रहते, और ये गलत इन्फॉर्मेशन देकर रिजेक्ट किया जा रहा है। मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आज के दौर में जो महंगाई है, जो शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी के अंदर 1,01,16 रुपये दिए जा रहे हैं, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। कम से कम 1.5 लाख रुपए करने की ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई को देखते हुए आपको भी, उस हुकूमत को भी गौर करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये भी तो बताना चाह रहा हूँ कि कई मंडल्स के अंदर जो ब्रोकर्स होते हैं, वहाँ पर बैठकर हर फाइल को 4,000 5,000 रुपये लेकर इन फाइल्स को पास किया जा रहा है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ। शुक्रिया। रियासती वजीर गंगूला कमलाकर ने कानून साज असेंबली में सवालों जवाब के सेशन के दौरान शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के नफाज पर अरकान की तरफ से उठाए गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब तक 9,31,316 लोगों ने इस स्कीम से फ़ायदा उठाया है। उन्होंने कहा कि रियासत के गरीब लड़कियों की शादियों को आसान बनाने के लिए वज़ीर आला KCR ने इस स्कीम की शुरुआत की है। फ़िलहाल इस स्कीम के तहत इस्तीफ़ादा कुनंदगान को फ़ी कस 1,16,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस स्कीम की मिसाल किसी और रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के नाम पर आवाम को धोखा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1,10,10,000 కాదని అధ్యక్ష, ఇక్కడ మీడియేటర్స్ ఉన్నారు, పైసలు వస్తుంది అధ్యక్ష. ఎక్కడ కూడా గతంలో ఫస్ట్లో ఇందులో కొంతమంది మీడియేటర్స్ వచ్చేసి మేము కళ్యాణలక్ష్మి ఇప్పిస్తామని చెప్పి డబ్బులు తీసుకున్న పరిస్థితి వచ్చింది అధ్యక్ష. ఆ రోజు క్రిమినల్ కేసు పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. అలాంటి మా దృష్టికి వస్తాయి, డెఫినెట్గా విల్ టేక్ సీరియస్ యాక్షన్ అధ్యక్ష. నేరుగా 1,10,110 రూపాయలు ఆ కుటుంబానికి చెందాలి, అందులో ఒక్క రూపాయి కూడా లంచాల రూపాయలు ఇవ్వద్దని చెప్పి మా ప్రభుత్వ లక్ష్యం అధ్యక్ష. చాలామంది ఫైల్ రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితిలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి నిరుపేద కుటుంబానికి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ అందాలని, నిరుపేదలు అర్హులైన వారికే ఇస్తాం అధ్యక్ష. అనర్హులు డెఫినెట్గా రిజెక్ట్ చేస్తాము. నిజంగానే అర్హులైతే డెఫినెట్గా ఈ ప్రభుత్వం సానుకూలత స్పందించి వాళ్ళు కళ్యాణ లక్ష్మి అధ్యక్ష పొడిగింపాలన్నారు అధ్యక్ష. ఇప్పటికే 50,000 మొదటగా, తర్వాత 75,000, తర్వాత 1,110 రూపాయలు ఇస్తుంది అధ్యక్ష. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంకా డిమాండ్ ఇప్పటివరకు 1,00,000 ఇంకా పెంచాలనుకుంటే డెఫినెట్గా ఆ పరిశీలనలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయం తీసుకుంటే మళ్ళీ మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. కానీ ఇప్పుడు మాత్రము మేము కూడా బీసీ బిడ్డలం అధ్యక్ష. మా బీసీ బిడ్డల పక్షాన అధ్యక్ష, మా ముఖ్యమంత్రి గారికి మేమందరం చల్లని మస్తు దివనార్థం అధ్యక్ష. 1,10,000 రూపాయలు అప్పు చేస్తే అప్పుకు అప్పై మిత్తికి మిత్తై తన భూమి అమ్ముకున్న పరిస్థితి. కానీ ఈరోజు 1,10,10 తన బిడ్డ పెళ్లికి తీసుకున్నప్పుడు గిఫ్ట్గా ఇవ్వడం వల్ల, కానుక ఇవ్వడం వల్ల మా లాంటి పేద బిడ్డలందరూ చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అధ్యక్ష. बहादुरपुरा से मजलिस पार्टी के MLA मोहम्मद मौजम खान ने असेंबली में कुत्तापेट फ्रूट मार्केट का मसला उठाया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मार्केट को दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए फ्रूट के कारोबारियों और दुकानदारों को कुछ माह का वक्त दें। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाए हैं आप, ज़मीनात काफ़ी है गवर्नमेंट के। जो फ्रूट मार्केट थी, उस फ्रूट मार्केट को अचानक बंद कर दिए हैं। उनका जितना माल था वहाँ पर, उनका जितना सामान था,
कई लाखों रुपए का नुकसान हुआ और कई लोग बेरोजगार हुए हैं। मैं आपके ज़रिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूँ, 6 महीने का टाइम दीजिए साहब। अचानक जाके खुफल डालने से कैसा हो सकता बोलिए? कारोबारी मार्केट है वो। हैदराबाद सिटी छोटा शहर नहीं है, हैदराबाद सिटी एक बहुत बड़ा शहर है और सारे हैदराबाद सिटी का फ्रूट्स वहाँ से निकलता है। आप इमीडिएटली जाकर वहाँ पर आप फ्रूट मार्केट को लॉक कर आप वहाँ से 28 किलोमीटर दूर जाइए, अपनी फ्रूट मार्केट बनाओ बोलकर बोले हैं। ऐसा नहीं हो सकता साहब। वहाँ से 16 किलोमीटर आगे उस जगह का नाम है, वो कोई जगह का नाम है सर, वहाँ पर नुमाइंदगी करे हैं हमारे जाफर हुसैन महराज परसों, जो 0 ओवर के अंदर खास तौर से उठकर उस फ्रूट मार्केट के ताल्लुक से बातचीत करे थे। वहाँ पर मुंतकिल कीजिए और टाइम दीजिए उनको। आप कोयडा के अंदर वहाँ पर टाइम दीजिए, आप उनको 6 महीने का टाइम दीजिए। आप बोलिए जो भी आपको तामीरात करना है, शेड्स डालना है, आप बनाइए बराबर। हम 6 महीने के बाद ये मार्केट को मुंतकिल करने वाले हैं। आप ऐलान करिए, फ्रूट मार्केट के जितने एसोसिएशंस हैं, जितने मोहल्लेदार हैं, जितने कारोबार करने वाले हैं, हजारों लोग हैं साहब वहाँ पर डिपेंडेंट, जो काम करने वाले गरीब लोग हैं। वो लोग अपना एक प्रिपरेशन कर शिफ्ट होते हैं। वो गवर्नमेंट की ओर से भी अच्छी चीज़ होती है और अपने वहाँ के जो आवाम जो काम कर रही है उन लोगों की ओर से भी अच्छी होती है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। नामपल्ली से मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने ट्रैफिक चालानात में 50% रियायत के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का मुतालबा किया। उन्होंने आज असेंबली में बात करते हुए कहा कि ऐसा करने से तेलंगाना के गरीब लोगों की मदद होगी। ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरा सवाल ये है कि आज शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस के जुल्म बढ़ते जा रहा साहब। चालाना इतने ज़्यादा हो रहे हैं सर कि पहले ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करती है सर, मगर आज की तारीख में ट्रैफिक पुलिस का काम ये है कि कैमरा लेना, कोने में ठहरना, कुछ भी हो जाओ, कुछ नहीं करना सर, सिर्फ फ़ोटो खींचना। ऐसा लग रहा है कि सबसे बेहतरीन अगर इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है तो फोटोग्राफरी की ट्रेनिंग दी गई है सर। तो मेरा आपसे ज़रिए से डायरेक्ट ये कहना है मिनिस्टर साहब से कि ये जो चालाना है इसके अंदर हर गाड़ी को, चाहे 2 व्हीलर हो, 4000, 6000, 10,000 ऐसे चालाना है सर। एक बार अगर वो गाड़ी पकड़ लेता है कांस्टेबल या एसआई या इंस्पेक्टर, तो जब तक चालान क्लियर नहीं करे गाड़ी नहीं देता सर। उसके साथ में फैमिली हॉस्पिटल को जाने की रहती, सबको उतार देता, गाड़ी खींच लेता सर। तो मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ, साहब पहले हेलमेट का जो चालान था वो 135 था सर, आज गलती से गली में भी निकला तो 235 कर दिए सर। ये जुल्म कहीं को सर, वैसे ही लोग परेशान हैं और ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं सर। तो मेरी लास्टली सर आपके जरिए से ये कहना चाहता हूं सर, जितने पुराने चालान है एटलीस्ट वन टाइम सेटलमेंट के लिए सर 50% डिस्काउंट दे दीजिए सर। जितने लोग भर सकते वो चालान कंप्लीट कर लेते सर, कम से कम जाते वक्त तकलीफ नहीं होती सर। आज एमएलए को सबसे ज्यादा फोन आ रहे हैं तो रास्ते में गाड़ी पकड़ लिए। मेरे साथ मेरी बहन को मैं स्कूल लेके जा रहा था, कॉलेज को लेके जा रहा था, या कोई पेरेंट्स बोलता बच्ची को लेके जा रहा था सर। तो मैं आपके जरिए से हुकूमत से ख्वाहिश करना चाहता हूं सर, ये चालानों के ऊपर कंसिडर करिए और ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कहिए। हमारी गाड़ी भी फंस गई सर तो हमारा गनमैन उतर के क्लियर करना पड़ता, ट्रैफिक पुलिस नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जनाब जाफरुद्दीन साहब जो ट्रैफिक चालान का मुद्दा उठाए हैं सर, हम नोट कर लिए। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कानून साज असेंबली में सवाल और जवाब के सेशन के दौरान मछलियों की अफजाइश पर अरकान की तरफ से पूछे गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में बड़े पैमाने पर मछलियों की अफजाइश की हौसला अफजाई कर रही है। माहीगीरों की आमदनी में इजाफे के लिए 100% ग्रांट के साथ मछली और झींगे तकसीम किए जा रहे हैं। रियासत के 81 आबी ज़खायर, 1348 मुस्तकिल तालाबों और
27,275 कुंटों में मछली छोड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में माहीगीरों को नज़रअंदाज कर दिया गया था। बजट में भी माहीगीरों के लिए कोई रकम मख्तस नहीं की गई थी। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने देही मईशत को मुस्तहकम बनाने का फैसला किया। इसके एक हिस्से के तौर पर हम माहीगीरों में मछली तकसीम कर रहे हैं। మనకు దీంట్లో చేపల పెంపకం జరిగే దాంట్లోనే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష. ఇది 2015లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారికి ఏ రోజు కూడా ఈ వర్గాలు మాకు ఈ చేపలు ఇవ్వాలి ఫ్రీగా అనేటువంటిది ఎవరు అడగలేదు అధ్యక్ష. ఒక మనసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి, వారికి పేదవాళ్ళ ఆకలి తెలుసు కాబట్టి, లేకపోతే కులవృత్తుల ఆకలి తెలుసు కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం 2015-16లో 598 చెరువులలో మీరే ఆ రోజు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అధ్యక్ష అట్లా స్టార్ట్ అయినటువంటి, ఎందుకంటే నీళ్లు ఉంటేనే కదా అధ్యక్ష చేపలు వేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నీళ్ళ విస్తీర్ణం ఎంత పెరిగిందో చెప్పడానికి నేను ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నా అధ్యక్ష. ఇది 2016-17 వచ్చేసరికి 3,939 చెరువులకు, అంటే ఒకసారి 598 నుంచి డైరెక్ట్ 3,000 చిల్లర. तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा है कि कार्गो पार्सल सर्विस से तेलंगाना आरटीसी को 62.02 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। उन्होंने कानून साज असेंबली में सवालों जवाब के सेशन के दौरान आरटीसी कार्गो पार्सल सर्विस पर अरकान की तरफ से पूछे गए सवालात का जवाब दिया। अजय कुमार ने कहा कि कार्गो पार्सल सर्विस से सारिफीन खुश हैं। टीएसआरटीसी रियासत में होम पिकअप और होम डिलीवरी पार्सल खिदमात मुतारिफ कराने का इरादा रखती है। आरटीसी इस वक्त 195 कार्गो गाड़ियों का मालिक है। मुस्तकबिल खरीफ में मज़ीद 50 गाड़ियां दस्तयाब कराने का इरादा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़िलहाल 177 बस स्टेशनों से कार्गो पार्सल सर्विस चलाई जा रही है और बड़ी तादाद में सामान को मुंतकिल करने के लिए पुरानी बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अजय कुमार ने मजीद कहा कि एक्सप्रेस और सुपर डीलक्स बसों में कुरियर और छोटे पार्सल भी ले जाए जा रहे हैं। ఆర్టీసీకి సంబంధించి అదనపు ఆదాయం పెంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గత సంవత్సరం జూన్ నెలలో ఈ కార్గో మరియు పార్సల్ సర్వీస్కి సంబంధించిన సేవల్ని ప్రారంభించమని చెప్పి వారి డైరెక్షన్స్లో వారితో జరిగిన డిస్కషన్స్లో ఒక డీటెయిల్డ్ కార్గో అండ్ పార్సల్ సర్వీసెస్ని జూన్ 19వ తారీఖు నుండి 2020 సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభించాం అధ్యక్ష. ప్రస్తుతం కార్గో పార్సల్ సేవలు మన రాష్ట్రంలో 177 బస్ స్టేషన్స్ నుంచి ఆపరేట్ చేస్తూ ఉన్నాం. 790 మంది ఏజెంట్లు దీనికి నియమించబడ్డారు. దాదాపు బల్క్ వస్తువుల రవాణా కోసం అధ్యక్ష ఈ ఓల్డ్ బస్సెస్ ఏవైతే प्रयाणिकों కోసం ఉపయోగించబడి 12 तेलंगाना रियासत में कम वक्त में अवाम को अपनी तरफ राग़िब करने वाली YSR तेलंगाना पार्टी की सरबरा YS शर्मिला ने आज मौलाना हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफ़र पाशा की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने ख़ुद को मौलाना की बेटी कहते हुए ताहयात अपनी दस्ते शफ़क़त जारी रखने और ज़िंदगी के हर मरहले में खुसूसी रहनुमाई करने की गुजारिश की। मौलाना जाफ़र पाशा ने इस मुलाकात के दौरान उनके अज़ाइम की सताइश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर YSR तेलंगाना पार्टी के दीगर क़ायदीन मौजूद थे। बांसवाड़ा के स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का एहतमाम किया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर, ज़िला किसान राब्ता कमेटी के सदर अंजी रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर दामोदर रेड्डी, मुकामी काउंसलर हकीम और दीगर खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस दौरान मुल्क को प्लास्टिक से पाक बनाने का अहद किया गया। बांसवाड़े में मिनी शंकर स्टेडियम के अंदर एक क्लीन स्वच्छ भारत, स्वच्छ तेलंगाना, स्वच्छ बांसवाड़ा एक प्रोग्राम मुनक़द किया गया है। उस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया से प्लास्टिक नाम की चीज़ ख़त्म हो जाए, जिससे इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और उसकी सफाई के लिए
आज ये प्रोग्राम या मुनाक़ जहीराबाद के पस्तापुर में बल्दी हुक्काम ने आज आर्जी तौर पर तामीर करदा मलकियात को मुनहदिम कर दिया। आरडीओ और कमिश्नर बल्दिया जहीराबाद सुभाष राव ने पुलिस की निगरानी में पस्तापुर सड़क पर ये इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी, लेकिन मुकामी अवाम ने बिना नोटिस कार्रवाई पर बरहमी का इजहार करते हुए सड़क पर बैठकर एहतजाज किया और हुक्काम को दरमियान से ही वापस होना पड़ा। ज़राए के मुताबिक बल्दिया जहीराबाद का दावा है कि ये अराजी सरकारी है, जबकि मुकामी अफराद इस बात पर अड़े हैं कि ये ज़मीन 50 साल कबल हुकूमत ने उन्हें फराम की थी। ये संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जहीराबाद मंडल पस्तपुर गांव ये ग्राम पंचायत था, वो 2 साल से म्यूनसिपालिटी में ले लिए। ये लोग ले लिए, इलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं। ये लोगों को गवर्नमेंट 80 साल से इनको दे दिए कर लेके जियो बोले तो ये थोड़ा आए बांट लिए, तो लोग थोड़ा पिका ले रहे, थोड़ा वोट लांग बसा धोने, गाड़ियाँ धोने, मोटरसाइकिल मैकेनिक भैंसा पर कर लेने वाले चारा पीछे डाल लेके भैंसा के उसके ऊपर इसके ऊपर जी रहे। दूसरा कुछ भी नहीं, पूरा थोड़ा जमीन 2 गुंठा 4 गुंठा बांट लिया तो 2 गुंठा 1 गुंठा 5 गुंठा इससे ज़्यादा नहीं आता। फिर लोगों को कंपनसेशन नहीं है, नोटिस नहीं है, कुछ नहीं, बे गुजरा के हमला करके गिराने का क्या है ये। वो आरडीओ तो आगे कुछ तो भी गाँव में मीटिंग लगा के इन लोगों से क्या तो भी बात करना ना, कुछ भी नहीं। तेलंगाना रियासत में फिर एक मासूम के साथ ज्यादती का मामला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक ज़िला निर्मल में एक दरिंदा सिफत शख्स ने मुबैना तौर पर 3 साला बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की। इस शर्मनाक हरकत के बाद मुकामी अफराद बरहम हो गए और उन्होंने मुलजिम की पिटाई कर दी। मुलजिम की शनाख्त 45 साला नारायण के तौर पर की गई है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही कल रात निर्मल के शहरी बरहम हो गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन के पास पहुंचकर मुलजिम को हवाले करने का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज किया। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए निर्मल शहर में पुलिस की भारी फोर्स को तैनात किया गया है। ఈద్గాం చౌరస్తాలో గోల్డెన్ ఫంక్షన్లో కుటుంబంతో నివసిస్తుంది. పక్కనే నారాయణ అని కూడా నేరస్తుడు, అతను కూడా నివసిస్తాడు. తను కూలీ పని చేస్తాడు. అయితే నిన్న రెండు రోజుల క్రితం ఎవరైతే చింతల నారాయణతోనో పని నుంచి వచ్చిన తర్వాత అక్కడనే ఉన్న 2 పిల్లలతో ఆ పాప వాళ్ళ అమ్మాయి ఆడుకుంటుంటే మామయ్య వచ్చాడని లోపలికి రాగానే అందరినీ అమ్మాయి తర్వాత పాప వాళ్ళిద్దరు అబ్బాయిలు చిన్నపిల్లలు ఇంట్లోకి రాగానే ఆ 2 అబ్బాయిలను కూడా అతను బయటకు పంపించేసి ఆ అమ్మాయి మీద అఘాయిత్యం చేయడానికి, లైంగిక దాడి కూడా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే అమ్మాయి కేకలు వేయడంతో తన తల్లి అక్కడికి రావడం జరిగింది. తర్వాత తల్లి తన కూతురుతో పూర్తిగా విచారించితే ఈ విషయము చెప్పింది ఆ పాప. తర్వాత ఇమీడియట్గా నేరస్తుడు కూడా ఈ విషయంలో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒప్పుకోవడం జరిగింది. आदिलाबाद शहर में गुज़िश्ता साल दिसंबर में पेश आए फायरिंग वाक़े के मुकदमे की समाअत आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। इस वाक़े के अहम मुलजिम साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद फ़ारूक अहमद को पुलिस ने अदालत में पेश किया। इस दौरान ज़िला एसपी राजेश चंद्रा भी मौजूद थे। उन्होंने वाक़े की तफसीलात अदालत में पेश की। बाद मीडिया से बात करते हुए एसपी राजेश चंद्रा ने कहा कि फायरिंग वाक़े के मुतासरीन को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने के लिए हाई कोर्ट की हिदायत पर फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि फायरिंग के वीडियो को फॉरेंसिक लैब रवाना कर दिया गया था और इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। ज़िला एसपी ने कहा कि इस केस के मुलजिम फ़ारूक अहमद अदालती समाअत को रोकने के लिए हाई कोर्ट से रुजू हुए और मुकदमे को दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त की, जो हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। స్పీడీ బేసిస్లో ఎవరైతే నష్టపోయారో వాళ్ళకి జస్టిస్ అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ ట్రయల్లో ఈరోజు నేను కూడా వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేసి ఆ చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అవన్నీ కూడా పర్సనల్గా అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. ఎన్ని పిటిషన్స్ వేసినా సరే, ఎన్ని రకాలైన పిటిషన్స్ వేసి కేసుని డీలే చేద్దామని చూసినా సరే దానికి తగ్గట్టుగానే पेट्रोल पंप्स में माइक्रो चिप्स का इस्तेमाल करते हुए धोखाधड़ी में मुलविस 3 रियासतों में सरगर्म गैंग को हैदराबाद पुलिस ने बेनकाब कर दिया। बालानगर पुलिस ने इस गैंग के 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से माइक्रो चिप्स, लैपटॉप्स और दीगर अशिया बरामद कर ली।
डीसीपी पद्मजा ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसील बताई। उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर के जरिए तैयार करदा माइक्रोचिप्स पेट्रोल पंप्स में इंस्टॉल करते हुए लीटर पर 30 से 50 मिलीलीटर का गबन किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि तेलंगाना, एपी और कर्नाटका में जुमला 34 पेट्रोल बंकों में माइक्रोचिप्स के जरिए गुज़िश्ता 4 महीनों से अवाम को धोखा दिया गया, जबकि इस सिलसिले में मज़ीद तहकीक़ात जारी है। ఆ మెషిన్స్ కి యూజ్ చేసి ఇలాంటి ఫ్రాడ్ కమిట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మెయిన్ అక్యూజ్డ్ ఫైజల్ బారీ అని చెప్పి ఇతను 46 ఇయర్స్ మెకానిక్, ఇతను నేటివ్ ఆఫ్ జగద్గిరిగుట్ట. ఇంకొక అతను కురాడే సందీప్ 38 ఇయర్స్ సివిల్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు, కానాజీగూడ అల్వాల్. ఇంకొక అసోసియేట్ మొహమ్మద్ అస్లాం 29 ఇయర్స్ ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తున్నారు, రహమత్ నగర్, పండ్లగూడ, చంద్రాయనగుట్ట. వీళ్ళ ముగ్గురు ఒక టీము. తర్వాత దీంట్లో 4th పర్సన్ కలిమేర నరసింహరావు 32 ఇయర్స్, లింగరాజపల్లి విలేజ్, వలిగొండ మండల్, బోర్గి. ఇతను ఇంకొక అక్యూజ్డ్. ఇతనికి పైన చెప్పిన ముగ్గురులో కురాడే సందీప్ ఫ్రెండ్ అన్నమాట. సో ఇతనితో కొంచెం క్లోజ్గా వర్క్ చేసినటువంటి అనుభవం ఉంది. సో ఇతను డిఫరెంట్ ప్యారలల్ లైన్లో ఇతను కూడా ఈ విధమైనటువంటి ఫ్రాడ్ చేయడం జరిగింది. तेलंगाना के शहर बोधन में मौजूद रिलायंस स्मार्ट सुपर मार्केट का म्यूनिसिपल के अहदेदारों ने अचानक मुआयना किया, जिस पर बेशतर फ्रूट और वेजिटेबल्स बोसीदा पाए गए, जबकि रिलायंस स्मार्ट सुपर मार्केट का ट्रेड लाइसेंस मौजूद नहीं है। बल्दी अमले ने मज़ीद पाया कि यहाँ पर मुलाजमीन और विजिटर्स के लिए टॉयलेट्स की सहूलत भी नहीं है, जिसके बाद बल्दी अमले ने कार्रवाई करते हुए रिलायंस स्मार्ट पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया और दुकान को सीज कर दिया। ఈ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రిలయన్స్ మార్ట్ ఏదైతే ఉందో దీని బోధనం పట్టణంలో మేము సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఎంత ఫైన్ వేశారు? 1 లాక్ ఫైన్ వేయడం జరిగింది, 1 లక్ష రూపాయలు. పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ లేవు, ప్రాపర్గా పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ మెయింటైన్ చేయడం లేదు. అదేవిధంగా కుళ్ళిపోయిన వెజిటేబుల్స్ కానీ, కూరగాయ, తర్వాత ఫ్రూట్స్ కానీ, ఆలుగడ్డలు, తర్వాత ఉల్లిగడ్డలు అన్నీ కూడా పురుగులు పడిపోయి పబ్లిక్ తినలేరుగా వాళ్ళు. ప్రజల ఆరోగ్య దృష్ట్యా మేము యాక్షన్ తీసుకొని దీన్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बारकोंटी अशोक पुलिस कांस्टेबल की मोटरसाइकिल पर आदिलाबाद से लद्दाख और फिर लद्दाख से आदिलाबाद की वापसी के कामयाब सफ़र पर उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। महाराष्ट्र सरहद पर उन्होंने उनकी गुलपोशी की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बाद कांस्टेबल अशोक ने अपने सफ़र की तफसील से मीडिया को वाकिफ़ करवाया। నేను వచ్చేసి ఆదిలాబాద్ వాసిని అండ్ ఆదిలాబాద్ నుంచి నేను లదాఖ్కు బయలుదేరాను. లదాఖ్ ది ల్యాండ్ ఆఫ్ హై పాసెస్. మెయిన్గా వచ్చేసి లదాఖ్ అనేది మన భారతదేశంలో చాలా ఎత్తైన ప్రదేశం అండ్ చల్లనైన ప్రదేశం అది. అండ్ మన ఆదిలాబాద్ నుంచి నేనే మొట్టమొదటి రైడర్ని బయలుదేరింది. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। दोनों जहानों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के महीने का हुआ आगाज। आज माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। 19 अक्टूबर को मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा जश्न मिलाद। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। तेलंगाना में औकाफी अराजियात की CBCID से कराई जाएगी तहकीकात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में किया ऐलान। तेलंगाना में पीने के पानी का मसला 95% कर लिया गया हल। असेंबली में वजीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR का बयान। सैयद अहमद पाशा खादरी ने असेंबली में फूड सिक्योरिटी कार्ड्स के कैंसिलेशन का मसला उठाया। कार्ड्स की मनसूखी की वजह से गरीबों को होने वाली परेशानी से ऐवान को कराया वाकिफ। कौसर मोहिउद्दीन ने असेंबली में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम पर की बात। स्कीम के तहत दी जाने वाली रकम को 1.5 लाख रुपए करने का किया मुतालबा। निर्मल में 3 साला बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती का मामला आया सामने।
बरहम मुकामी अवाम ने मुलजिम को हवाले करने का मुतालबा करते हुए पुलिस स्टेशन के रूबरू किया एहतजाज। निर्मल में पुलिस की भारी जमीयत तैनात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।